नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां सरहदों के पार की हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से, वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सबसे पहले नेशन टू नेशन में बात करेंगे ईरान में बिछी बिसात की, जहां किसने मारी बाजी, ये सवाल हर किसी के लिए अबूझ पहेली बन गया है। ईरान में सीजफायर के बाद भी आसमान से बारूद की बरसात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों देश वार्ता की मेज पर भी बैठे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान और अमेरिका में एक बार फिर से जंग होगी? बताएंगे इसकी पूरी खबर। इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की, जो आतंक की डबल कीमत चुका रहा है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद पानी के लिए तरसता पाकिस्तान अब एक और मुश्किल में घिर गया है। इस खबर पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। इसके साथ ही बात उस शख्स की भी करेंगे जो वैसे तो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सेनाध्यक्ष है, लेकिन क्या वो अब अपने ही देश के लिए खतरा बन चुका है? आसिम मुनीर के पास न्यूक्लियर बटन और दुनिया को बार बार धमकी देने की जो उसकी साजिश है, उसके पीछे की पड़ताल आपको करेंगे, बताएंगे क्या ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इस खबर पर भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशन टू नेशन और आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। और सबसे पहली खबर अमेरिका और इजराइल की। अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच छिड़े युद्ध और उसके बाद सीज फायर को आज पूरे 3 महीने 1 हफ्ता और 2 दिन यानी कि पूरे 99 दिन हो चुके हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी पेंटागन द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने न सिर्फ पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल दी, बल्कि पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। सबसे कमाल की बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद भी हमलों का दौर जारी है। ईरान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी ईरानी सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों हॉर्मुज पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा, ये समझना जरूरी है। आपको बता दें कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि सीज फायर या युद्ध, ये बड़ा सवाल है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ड्रोन हमला किया और इस दौरान अमेरिका ने 4 ड्रोन मार गिराए। अमेरिका ने ईरान पर जवाबी हमला किया। ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। IRGC ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर भी मिसाइल्स दागी हैं। ऐसे में सीज फायर या युद्ध, इसके बीच में बड़ा सवाल यह है कि ये जो युद्ध है ये किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को ईरान की ओर से हॉर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी के अरब देशों की ओर छोड़ी गई मिसाइल्स और ड्रोन को मार गिराया और इसके जवाब में कुछ तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी, जिनमें से 6 को अमेरिकी सेना ने रोक दिया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। सेना ने कहा कि अमेरिकी कर्मियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। इससे पहले भी ईरान ने कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे पर हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। साफ है कि सीज फायर भले ही लागू है, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता, और इसका जो आगे का जो पहलू है वो किस और आगे बढ़ेगा, ये भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ ईरान अमेरिका के सहयोगियों पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी साफ किया है कि ईरान की नाकेबंदी जारी रहेगी। Without the bombing, that wouldn't have worked. Without the blockade is the most powerful thing. I think the blockade maybe has more impact than the bombing has. But the blockade that we have, the naval blockade, is incredible. Now, one ship has gotten through, unless we wanted it to, and people respect it a lot. And we'll see. But there's a chance if this really worked out, they could rebuild. It used to be a very, very good
nation. You go back, I have friends that used to, old timers, they used to go there and they used to do well. They used to build and run. They built apartment houses and they built office buildings that are hard to believe, right? But there's a chance that maybe that comes back. But whether it comes back or not, I think we have a very powerful deal that we're negotiating. अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इसमें अब तक क्या कुछ हुआ है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ईरान और अमेरिका लगभग 3 महीने से युद्ध और उसके बाद नाकेबंदी में उलझे हैं। और अब तक क्या हुआ, सबसे पहले ये समझिए। देखिए, 28 फरवरी को जनेवा में परमाणु वार्ता खत्म होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू किया, जिसे अमेरिका पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। पहले 12 घंटों में ही 900 से अधिक हवाई हमले किए गए। 2 मार्च को युद्ध का दायरा लेबनान तक फैल गया। इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। 3 मार्च को इजरायली हवाई हमलों ने ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की इमारत को तबाह कर दिया, जिससे ईरान नए सर्वोच्च नेता का चयन करने में कानूनी रूप से लाचार हो गया और वहां एक बड़ा पावर वैक्यूम पैदा हो गया। 21 मार्च को ईरान ने युद्ध की भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए हिंद महासागर में स्थित अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य बेस डिएगो गार्सिया की तरफ मिसाइल्स दागी। 24 से 26 मार्च के बीच ईरान ने उन खाड़ी देशों को निशाना बनाना शुरू किया जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मेजबानी कर रहे थे। कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए। 7 और 8 अप्रैल को लगातार 38 से 40 दिनों की भीषण बमबारी के बाद पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थों के प्रयासों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनती है। 13 अप्रैल से मई 2026 तक सीजफायर के बावजूद शांति स्थापित नहीं हो सकी। युद्ध ब्रिंकमैनशिप में बदल गया। अमेरिका ने ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी, वहीं ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नए टैक्स लगाने की जिद पकड़ी। 6 जून को ईरान ने कुवैत और बहरीन पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब केवल 21 से 22% मिसाइल्स ही बची हैं। ये समझना भी जरूरी है। और ऐसे में शाह मात के बीच में ये युद्ध आखिर इसका समाधान निकलता है या फिर ये और ज्यादा भीषण हो जाएगा, इस पर अब सभी की नजर टिकी है। अमेरिका और ईरान भले ही वार्ता की मेज पर बैठे हों, लेकिन इजराइल ने साफ किया है कि वो ईरान पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करने वाला। इजराइल सीजफायर के ट्रंप के फैसले से भी सहमत नहीं था। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि हम लंबे समय के लिए शांति स्थापित करना चाहते हैं। I think we have to rid ourselves from this fantasy that we can erase others, like they want to erase us. We are not in the business of trying to erase Iran, okay? We've been trying diplomacy and political and economic pressure for many years to try to convince this fanatic regime to change course. At the end of the day, it didn't help because they were on a race to build these weapons of mass destruction with a very bad intention, as I said before. So now we're trying to convince them through military means. But we said at the outset that we don't have an intention to invade Iran, okay? We are not talking in terms of Iraq or Afghanistan here. We are talking about a situation in which you use measured military means for an aim. The question is whether you are going to succeed and to what extent you are going to succeed. We are happy, if you want to use this word, that we managed to remove the immediate threat on our existence. Now the question is whether we can build stability for the long term. और इस बीच ईरान ने साफ कहा है कि शांति वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संदेशों के आदान प्रदान के जरिए बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है। दोनों पक्ष आपस में भेजे गए मसौदों की समीक्षा कर रहे हैं और अंतिम समझौते का रूप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान सम्मान और गरिमा पर आधारित शांति और सुरक्षा चाहता है, युद्ध नहीं चाहता। तेहरान ने बातचीत के प्रस्तावों का सकारात्मक जवाब दिया है। ईरान की सेना किसी भी समय फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए तैयार है और लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता रखती है।
ईरान और अमेरिका परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मोज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। वार्ता और जल्द समझौतों के दावों के बीच जंग की आहट भी साफ सुनी जा सकती है। Well, it depends on what day you're talking about. They did agree, and then sometimes they agreed. Well, that's what I'm saying. That's one of the things we talk about. It's very overrated. I'm the one that overrated it. I thought to me it was important. To other people it's not important because those beautiful B-2 right here, the B-2 bombers, they obliterated. But as it stands now, we will go in at some time in the not too distant future. It's very safe down there. You know, we have, with Space Force, we have cameras. Every angle of those 3 sites are being watched at all times. If anybody went there, we'll see exactly what's happening, and we'll blow it up a little bit further. अब बात इजराइल और लेबनान की। यहाँ भी सीज फायर के बावजूद तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह के हमले, दूसरी तरफ इजरायली विमानों की बमबारी। इसे जंग के अलावा और क्या कहा जा सकता है? इजरायली हमलों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सीज फायर की बातचीत के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इजराइल और लेबनान सरकार के बीच हुए नवीनतम युद्ध विराम समझौते को खारिज करते हुए इजरायली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की है। ऐसे में लेबनान से आसमान में तबाही बरस रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों और वीडियो में किले पर इजरायली झंडे लहराते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि सेना ने आसपास के गांवों में कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई और हवाई हमलों के बाद ये सफलता प्राप्त की है। पिछले 26 साल में इजराइल लेबनान में इतना अंदर कभी नहीं आया था। ब्यूफोर्ट किला 1982 से 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान उसकी सेना का एक प्रमुख सैन्य अड्डा था। 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले से दक्षिणी लेबनान के अलावा इजराइल के एक बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए इसका सैन्य महत्व बहुत ज्यादा है। तो लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और वहीं एक तरफ इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ किया है कि इजरायली हमलों से शांति वार्ता पर खतरा पैदा हो गया है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि तेहरान ने सभी पक्षों को साफ बता दिया है कि वो लेबनान की राजधानी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा कदम फिर से युद्ध शुरू होने की वजह बन सकता है। अराक्ची ने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह से तैयार है और अगर बेरूत पर हमला होता है तो वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और ईरान इस मुद्दे को सीज फायर से जोड़ रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि लेबनान का मसला पूरी तरह से अलग है। Is it possible to get to a deal with Iran, whether to go in and do that or to open up the Strait of Hormuz without seeing an Israeli cessation of their hostilities in Lebanon? I think it would. We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate. यानी साफ है कि लेबनान में ट्रंप भले ही इजराइल के एक्शन से नाराजगी दिखाएं, लेकिन इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल लेबनान में भी वही रणनीति अपना रहा है जो उसने गाजा में अपनाई थी। You know, we had to do this because when we tried to do it otherwise, it failed. I remind you and remind your viewers that, you know, in the year 2000, we completely withdrew from Lebanon. And we cooperated with the UN to establish what is called the Blue Line, okay? And to reinforce the UNIFIL observer force in order to create stability for the long term. And what happened?
Hezbollah came to the border, declared victory, decided that they want to annihilate the state of Israel. Correct. They completely ignored Resolution 1701 of the UN Security Council, and UNIFIL, which is the force that was positioned there, failed miserably. Following the 7th of October, in this terrible invasion we suffered, we had no choice but to go back to a policy of buffers. Because any sane country cannot agree to be threatened by an invasion force. And when it comes to Lebanon, क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए नेशन टू नेशन। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और अब बात पाकिस्तान की, जिसका गला सूख रहा है। आतंक को खाद पानी देकर सींचने वाला पाकिस्तान अब खुद पानी के लिए तरस रहा है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान एक तरफ पानी की कमी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उससे ये डर सता रहा है कि आने वाले समय में उफनती नदियां भी उसके लिए तबाही का संदेश लेकर आएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उसे पहले की तरह डेटा नहीं मिलेगा जिससे वो हालात पर नजर रख सके। यानी पाकिस्तान के लिए अब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान परेशान क्यों है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सवाल यह है कि पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है कि दुनिया के हर मंच पर सिंधु जल संधि को फिर से लागू करने की गुहार लगा रहा है। जवाब आंकड़ों से समझिए कि पाकिस्तान आखिर परेशान क्यों है। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की परेशानी का जो बड़ा कारण है, 135 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की पाकिस्तान को जरूरत है और उसमें प्रति व्यक्ति 800 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी फिलहाल पाकिस्तान के लिए वहां पर मौजूद है। ऐसे में गंभीर पानी के संकट से पाकिस्तान इस वक्त जूझ रहा है और यही कारण है कि उसका गला सूख रहा है और वो डर भी रहा है। खरीफ सीजन में 15% पानी की कमी का अनुमान जो जानकार है वो लगा रहे हैं। ऐसे में सिंचाई सिस्टम जो है वो पुराना है और 60% तक जो पानी है वो बर्बाद हो सकता है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है। सिर्फ 30 से 40 दिन के पानी का स्टॉक पाकिस्तान के पास बचा है और यही कारण है कि पाकिस्तान की जो परेशानी है वो पानी के संकट को लेकर के लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान में हर दिन पानी का संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में जो पानी का संकट है उसमें पीने के पानी का संकट जो है वो उसकी सबसे बड़ी परेशानी है। जरा समझिए, पाकिस्तान में पीने के पानी का एक बड़ा संकट है जिससे कि लोग परेशान हैं। कराची के कई इलाकों में पानी की कमी है और लोग जो हैं वो त्राही त्राही वहां पर कर रहे हैं। कराची के 70% हिस्से में पानी की जो सप्लाई है वो ठप हो चुकी है। इसने पाकिस्तान की चिंता को और बढ़ा दिया है। कराची की जरूरत हर दिन
1200 मिलियन गैलन पानी इसकी आवश्यकता उसे पड़ती है और हर दिन सिर्फ 650 मिलियन गैलन की सप्लाई ही वहां की जा रही है। मतलब लगभग आधे की सप्लाई ही वहां पर की जा रही है और बिजली की कमी से भी ये जो संकट है ये और ज्यादा गहराया हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये परेशानी की बात है और यही उसे और ज्यादा चिंता में डाल रही है। अब तक आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान पानी के लिए इतना बेचैन क्यों है। यही कारण है कि वो बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का ये बयान उसकी बेचैनी को दिखाने के लिए काफी है। Yes, we have seen this report as well as the public tender document issued by the government of India that India has invited bids for Chenab Beas link tunnel project with the intention of transferring 1.9 million acre feet of water annually from Chenab River into the Beas system, and this acreage is in estimate right now. Such an intrabasin diversion of water of the Chenab into Beas river system constitute a grave violation of not just of the Indus Water Treaty, but also of the laws of treaty, particularly the Vienna Convention on the laws of treaty, as well as broader framework of international water law include. तो अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के गंभीर उल्लंघन की बात पाकिस्तान कर रहा है। इससे पहले उसे ये सोचना चाहिए था कि भारत ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान इतना परेशान इसलिए है क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान जाने वाली नदियों पर कई सारे बांध बनाए हैं। आतंक का जो साथ था पाकिस्तान का, उसी पर वो भारी पड़ गया है। अब आपको बताते हैं कि भारत ने किस तरीके से बांध बनाए हैं। आप जरा समझिए, स्वालकोट परियोजना जो है उसमें एक तरीके से पाकिस्तान की बड़े परेशानी का ये कारण है, क्योंकि भारत ने तमाम सारे ऐसे बांध बनाए हैं जिसमें किशनगंगा, तुलबुल, रतले, ये तमाम सारे ऐसे बांध हैं, कीरू, जो कि पाकिस्तान ने बनाए हैं और इन बांधों के जरिए भारत ने पानी को रोकने की कोशिश की है। क्वार बांध भी उसमें शामिल है। तो आतंक का जो साथ है वो पाकिस्तान के लिए डबल आघात का रूप ले चुका है और उसमें भारत की जो रणनीति है उसमें दुलहस्ती स्टेज 2 का ये जो बांध है इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किशनगंगा बांध ने भी पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है। तो ये तमाम सारे ऐसे बांध हैं भारत की ओर से बनाए गए जो कि भारत ने पाकिस्तान की नींद इनके जरिए उड़ाई है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, ये तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जरिए पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है जो कि निर्बाध रूप से पाकिस्तान में बहता था, वो अब उसका वेग यहां पर रुक रहा है और पाकिस्तान का गला सूख रहा है। ये तमाम सारे वो बांध हैं जिनकी पूरी तरह से तैयार होने के बाद पाकिस्तान जाने वाली नदियों को पूरी तरह से भारत अपने काबू में कर सकेगा। शाहपुर कंडी बैराज भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। अब आपको बताते हैं, शाहपुर कंडी बैराज जो है इसका निर्माण ये जो है अपने आखिरी चरण में है। मई 2026 तक ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। शाहपुर कंडी बैराज जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सिंचाई पठानकोट और गुरदासपुर को अतिरिक्त पानी इसके जरिए मिलेगा। रावी नदी का वो अतिरिक्त पानी पूरी तरह से रोक देगा जो पाकिस्तान जाने वाला था। और साथ ही आपको बता दें कि इस परियोजना की जो कुल क्षमता है वो 206 मेगावाट है। मतलब भारत बांध बना करके अपने यहां पर बिजली भी इसके जरिए पैदा करेगा और पाकिस्तान की हालत यहां पर और ज्यादा खराब करेगा। और आपको बता दें कि एक तरफ पाकिस्तान आतंक का साथ देने की पूरी कीमत चुका रहा है क्योंकि भारत ने उसकी इस तरीके से जो हालत की है, उसका गला सूख रहा है, पानी की संकट से वो जूझ रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स यानी आसिम मुनीर बार बार धमकी देने वाली बोली बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह फेल होने के बाद आसिम मुनीर को प्रमोशन दिया गया और इसके साथ ही पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर परमाणु हथियारों पर नियंत्रण भी औपचारिक तौर पर आसिम मुनीर को सौंप दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान में सेना ही सरकार है, लेकिन इस बदलाव के बाद सेना और आसिम मुनीर के पास ऐसी ताकत आ चुकी है जो इससे पहले किसी सेना अध्यक्ष के पास नहीं थी। दूसरी तरफ आसिम मुनीर बार बार दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली शख्स क्या खुद अपने ही देश के लिए अब खतरा बन गया है? ये समझने वाली बात है। आपको बताते हैं कि कब कब आसिम मुनीर के जो बोल हैं वो बिगड़े हैं। आसिम मुनीर की जो गीदड़ भभकी है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। अगस्त 2025 में आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान को भविष्य में युद्ध के अस्तित्व के खतरे का सामना करना पड़ा तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये कहा था उन्होंने। अक्टूबर 2025 में वो कहते हैं कि किसी भी उकसावे के जवाब में पाकिस्तान एक निर्णयात्मक और निर्णायक प्रतिक्रिया देगा। दिसंबर 2025 में आसिम मुनीर कहते हैं कि सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे, फिर मिसाइल से बांध को तबाह कर देंगे। और मई 2026 में वो कहते हैं कि भविष्य में किसी भी युद्ध का प्रभाव सीमित नहीं रहेगा। मतलब बार बार भारत को आंखें दिखाने की जरूरत यहां पर आसिम मुनीर करते हैं और ये तमाम सारी उनकी जो खोखली धमकियां भारत को दी जाती हैं, ये भारत के लिए भी यहां पर वो भारत जानता है कि उसको किस तरीके से पाकिस्तान के साथ डील करना है। पाकिस्तान की संसद द्वारा पारित 27वें संविधान संशोधन के बाद सैन्य और रणनीतिक शक्ति का संतुलन पूरी तरह से बदल गया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस संशोधन से आसिम मुनीर कितने ताकतवर हो गए हैं। आसिम मुनीर को कितनी ताकत मिली है ये अब आपको समझाते हैं। आप ऐसे समझिए कि जो सेना प्रमुख हैं वो केवल थल सेना के प्रमुख होते थे, लेकिन समन्वय के लिए एक औपचारिक CJCSC पद होता था और अब CJCSC पद को समाप्त कर CDS का नया संवैधानिक पद आसिम मुनीर को दिया गया है। यानी कि आसिम मुनीर अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना के भी सर्वोच्च कमांडर बन गए हैं। आपको बता दें कि जो पहले की स्थिति थी उसमें हथियारों के इस्तेमाल की अंतिम कमान नेशनल कमांड अथॉरिटी के अध्यक्ष निर्वाचित नागरिक प्रधानमंत्री होते थे और अब जो है इसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नियंत्रण अब सीधे CDF के हाथों में होगा। और पहले की बात करें तो पहले सेना प्रमुख देश के कानून और न्यायपालिका के दायरे में आते थे, लेकिन अब आसिम मुनीर को आजीवन आपराधिक और दीवानी मुकदमों से जो कानूनी सुरक्षा है वो मिलेगी। इसके साथ ही पहले जो है सेना प्रमुख जो है उनको पद से हटाने का अधिकार था। अब CDF को पद से हटाने के लिए संसद में 2/3 विशेष बहुमत की अनिवार्यता होगी। यह संविधान संशोधन के बाद में यह तय हुआ है। इसके साथ ही सेना प्रमुख का कार्यकाल सामान्यतः 3 साल का विस्तार जो है उसका नियम था, लेकिन अक्सर अदालतों में इसे चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन अब जो है वो कार्यकाल की सीमा बढ़ाकर 5 साल तय कर दी गई है। जीवन भर यूनिफॉर्म में रहने वाले फील्ड मार्शल बन चुके हैं आसिम मुनीर। तो इस तरीके से आसिम मुनीर की ताकत तो बढ़ गई है, लेकिन जो उनकी तमाम सारी खोखली धमकी भारत को वो जो देते थे, तो भारत को पता है कि कब और किस तरीके से पाकिस्तान का मुंह, गला और पानी बंद करना है। क्योंकि भारत ने लगातार जब पाकिस्तान ने भारत को आंख दिखाई है, भारत ने और हमारी सेना ने पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और यही भारत की सैन्य शक्ति है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।